नमस्कार सबको। थोड़े लोग जुड़ जाते हैं फिर हम बात करते हैं। कल के कुछ टॉपिक्स में कुछ बातें रह गई थी, तो आज हम मिस्टर गौरव गोयल के साथ में इसको करेंगे रिगार्डिंग फ्रूट्स कैसे हमें हील करते हैं, कैसे फ्रूट से हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, कैसे सॉल्ट हमारी बॉडी को ख़राब कर रहा है। ये कुछ 3-4 बातें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे मिस्टर गौरव गोयल से। हो रिगार्डिंग वीगनिज्म, एनिमल राइट्स, आप मुझसे बात कर सकते हो। तो गौरव तो कुछ हम लोगों के सवाल भी लेंगे और प्लस हमारी बॉडी थोड़ा आप बताओ तो फॉलो। थोड़ी सी मुझे आवाज क्लियर नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। देखो आवाज क्लियर नहीं आ रही। आप एक बार बैठ जाओ, एक बार आप कहीं थोड़ा। व्हाट, अब आवाज नहीं आ रही है क्या? हाँ, अभी आवाज तो आ रही है। आ रही है ना? मैं आप ऐड करूंगी लोगों को जो बीच में रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। मैं जैसी समय रहेगा तो मैं ऐड करके जरूर आपसे सवाल लूंगी। तो थोड़ा सा कर लेते हैं पहले। आज थोड़ा सा वीगनिज्म पे ही फोकस करेंगे। ठीक। वीगनिज्म के बारे में लोगों के सवाल है कि वीगनिज्म है क्या। वीगनिज्म लोगों को लगता है कि कोई वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है, वेस्टर्न कंसेप्ट है, बल्कि वीगनिज्म तो अहिंसा तो सबसे पहले भारत ने ही समझो एक लॉन्च किया था। तो भारत की धरती है, अहिंसा मानी जाती है, अहिंसा वाली धरती मानी जाती है। तो आप बताइए वीगनिज्म के बारे में क्या। वीगनिज्म जो है जो हम लोग शुरू से ही भारत में शाकाहार की बात होती है, तो वीगनिज्म में भी शाकाहार की ही बात होती है। वहाँ पे जानवरों से प्राप्त कोई भी चीज़ हम उपयोग में नहीं लेते। वेस्टर्न कल्चर में शुरू से, चूंकि वो ठंडे इलाके थे, तो वहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो वेजिटेशन था उतना था नहीं, तो वहाँ शाकाहार की बात उतनी होती नहीं थी। लेकिन हमारे यहाँ जो है आज भी आप देखिए कि शाकाहारी भोजनालय ज़्यादा है। हिंदू धर्म में शाकाहार की, फलाहार की बात होती है। तो समय के साथ साथ कुछ चीज़ों को कुछ लोगों ने शाकाहार में ही शामिल कर लिया। किसी ने दूध को शाकाहार में मान लिया, किसी ने अंडे को शाकाहार में मान लिया, किसी ने मछली को शाकाहार में मान लिया। तो ये चीज़ में क्या हुआ कि हमने थोड़ा सा जो शब्द शब्द से ही समझ में आ रहा है कि शाकाहार मतलब जो हमें ज़मीन से मिल रहा है। तो वीगनिज्म में यही बात है। इसके अलावा जो है वीगनिज्म में हम किसी को कष्ट नहीं देना है। तो भारत में शुरू से ही कहीं भी ये नहीं सिखाया गया कि हमें कष्ट देना है। हमने किसी भी मुल्क पे जो है अटैक नहीं किया। हमने किसी की धरती को छीनने की कोशिश नहीं की। हमने किसी भी धर्म के लोगों को जबरदस्ती जो है धर्मांतरण नहीं कराया। तो हम शुरू से ही कष्ट देना ही नहीं चाहते थे। तो केवल वो वर्ड वीगन हम यूज नहीं करते थे, लेकिन उसकी जो बेसिक अवधारणा थी तो वो हम कहीं ना कहीं शुरू से यूज करते थे। और चूंकि वीगन वर्ड बाहर से आया, ये बात सही है,
लेकिन उसकी जो मौलिक अवधारणा है, जो उसके पीछे का उद्देश्य है, वो हम पहले से ही फॉलो करते हैं हमारे देश में। तो मुझे लगता है कि जो शुद्ध शाकाहार जो शब्द है एक्चुअली वो वीगनिज्म को बहुत ज्यादा वो करता है, वैल्यू करता है, क्योंकि हम शुद्ध शाकाहार की जब बात करते हैं तो वो वीगन ही होता है एक्चुअली में। और हम हाँ शाकाहार को हम सोचते हैं कि दूध और दूसरी चीजों को इंक्लूड कर दें, बस शुद्ध शाकाहार मतलब जो चीज सिर्फ आपको माँ प्रकृति ने दी है, जैसे फल दिए हैं, अनाज दिया है, ये सब शाकाहार, सब्जियां हो गई, ये सब शाकाहार का हिस्सा हो। हमने अपने हाँ, स्वास्थ्य के लिए। क्योंकि शाकाहार में दूध वर्ड आ ही नहीं रहा है। हाँ। तो मतलब समय के साथ साथ जो है, पहले जो एकादशी पे फलाहार करने की बात होती थी कि फलाहार करना है, तो उसमें लोगों ने जो है फलाहार में कूटू का आटा, साबूदाने की खिचड़ी, चाय, दूध जो है इंक्लूड कर लिया, रबड़ी इंक्लूड कर ली। तो समय के साथ चीज़ें एड अप होती गई, लेकिन बेसिकली तो शब्द से ही समझ में आ रहा है कि हाँ। फलाहार मतलब फल खाना, और शाकाहार मतलब उसमें आपने वेजिटेबल्स भी इंक्लूड कर लेने। तो हम शाकाहारी ही थे और वीगन ही थे। और हम लोग जो है सबसे ज़्यादा कंपैशनेट हैं शुरू से, लेकिन समय के साथ साथ चीज़ें बदली तो हमारी कंडीशनिंग हो गई। कुछ चीज़ें हमारे उसमें इंक्लूड हो गई जो थी नहीं। जैसे चाय इंक्लूड हो गई अंग्रेजों के आने के बाद, वो थी नहीं कभी हमारी संस्कृति में। मुझे मेनका मैम ने एक बार बताया कि जो डेयरी का कंसेप्ट था वो अंग्रेजों ने ही स्टार्ट किया था, और सबसे पहले डेयरी उनके दादाजी ने खोली थी। मतलब उससे पहले हमारे देश में डेयरी का भी कोई कंसेप्ट नहीं होता था, कि जो हाँ, तो उद्योग बन गया, डेयरी उद्योग बन गया वो। समय के साथ जो है चीज़ें आई। आज जैसे हम पैंट शर्ट पहने हुए हैं, तो हिंदुस्तानी कल्चर में तो पैंट शर्ट भी नहीं था। तो हमने कब उसको अडॉप्ट कर लिया, कब उसको अपने ही मान लिया कि आज जो है हम हिंदू हैं, भारतीय हैं, हमारी फौज है, तो सभी सभी लोग पैंट शर्ट पहने हुए हैं। तो हम उसको अपना लिया हमने, लेकिन वो हम एक्चुअल में जो है पैदाइशी, इवन सभी लोग जो जन्म से, हम यदि कंडीशनिंग ना हो हमारी, हमें कुछ सिखाया ना जाए, तो कोई भी व्यक्ति किसी भी गाय का दूध निकालने की कल्पना ही नहीं करेगा। बिल्कुल। कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो उसके मन में ये थॉट ही नहीं आएगा कि मैं अब इस माँ को और बच्चे को अलग कर दूं। तो ये हमारी बेसिक हमारा नेचर है ये। इसके लिए इवन चाहे हमारी कंडीशनिंग हुई, चाहे विदेशियों की कंडीशनिंग हुई, तो इंसान की ये फितरत ही नहीं है कि हम किसी माँ को बच्चे से अलग करें। ये हमें अच्छा ही नहीं लगेगा ऐसा करना। ये देख के हम लोग को इतना बुरा लगता है जब हम ऐसी वीडियोस आती हूँ, तो लोग बहुत दुख मनाते हैं, लोग उनको, लोगों को, क्योंकि समझते हैं, हो रहे हैं, और देखिए बीमार भी हो रहे हैं, हम मर रहे हैं, तो जानती है, और ये आवाज आता क्यों है? आपने सुना ये मैंने आपसे क्या बात की अभी? नहीं, मुझे अभी सुनाई नहीं दिया था, लेकिन अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, मैं ये बोल रही हूँ, लोग, हमारे लोगों में, हम हिंदुस्तानियों में या बाकी बहुत हर इंसान में कंपैशन होता ही है, दया से, दया का मन हर किसी में होता ही है। पर वो लोग देखने के बाद दुख भी मनाते हैं कि हाँ, आप जो ये हो रहा है, जो आप दिखा रहे हो वो सही है, पर कहीं ना कहीं वो उनकी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है कि वो चाह कर भी बदलना नहीं चाहते, अपने बच्चों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और वही बच्चे बड़ी बीमारी से चले जाते हैं। हम लोग क्यों नहीं इस चीज को समझ पा रहे हैं? कंडीशनिंग इतनी ज़्यादा डीपर है कि हम उसको सच मान लेते हैं, और उसके लिए बहुत सारी कहानी, किस्से, और बहुत सारे लोग जब एक झूठ को सच बोलते हैं तो वो लोग उसको सच मान लेते हैं। तो जैसे हम कहीं पे मंदिर जा रहे हैं, तो वहाँ भी जो है दूध पीने की बात हो रही है,
वहाँ भी लोग दूध पी रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं तो वहाँ भी दूध पीने की बात हो रही है। जो है सोसाइटी में कहीं शादी में जा रहे हैं तो वहाँ भी दूध का आइटम मिल रहा है। तो जब हर तरफ जो है आपको एक ही चीज़ दिख रही है तो आप उसको सच मान लेते हो। लेकिन उसके साथ साथ जो है बहुत सारी कठिनाई भी आ रही है, बीमारी आ रही है, मोटापा आ रहा है। आप देखो कि पुरानी कोई भी 50 साल पुरानी 100 साल पुरानी पिक्चर देखो तो उसमें मोटापा उतना नहीं है। लेकिन आप जो अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल का भी बच्चा है तो वो मोटा हो रहा है। तो हम लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते कि हम पहले इस तरीके से नहीं खाते थे। हम ये तो मानते हैं कि हम ये हजारों सालों से खाते हैं, लेकिन बढ़ती हुई बीमारियों का ग्राफ वो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और वो हमारे खान पान से ही आ रहा है। लेकिन ये केवल जानकारी से किसी का लाभ नहीं है। यदि मान लो कि मंदिर में पुजारी आपसे कह रहा है, दूध की बात कर रहा है कि दूध का आइटम खाना चाहिए, पुराने ज़माने से चला आ रहा है, तो यदि वो डिनाई करेगा तो आप हो सकता है कि आप उससे दुखी हो जाओ, मंदिर ना जाओ, क्योंकि 100 पुजारी जब कह रहे हैं एक मना करेगा तो आप उसको डिनाई करोगे। यदि डॉक्टर आपको सही सलाह देगा तो उसके पास पेशेंट ही नहीं आएगा, क्योंकि किसी भी उद्योग में कस्टमर का बराबर आते रहना, बने रहना बहुत जरूरी है। आज जैसे शर्ट भी अपन खरीदते हैं तो पहले आदमी 2 शर्ट होती थी, 4 शर्टें होती थी। आज हर एक के दराज में 20-20, 25-25 शर्टें रखी हुई हैं। और फिर भी वो सेल लगती है तो फिर पहुंच जाता है लेने के लिए, वो ये देखते ही नहीं कि मेरे पास कितनी सारी रखी हुई हैं। तो कंज्यूमरिज्म का जमाना है कि जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्शन कर पाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा कंजम्पशन कर पाएँ। तो उस तरीके से हम यदि देखते हैं तो आज दूध का जो कंजम्पशन है, जो दूध का प्रोडक्शन है, वो पिछले 25 सालों में ही कई गुना बढ़ गया है। तो उससे एसोसिएटेड जो बीमारियां हैं वो भी उसी अनुपात में बढ़ रही हैं। पहले जो है आज से 30-40 साल पहले हमारे घरों में जो है दूध भी 10 लोग होते थे तो आधा लीटर दूध आता था। आज की तारीख में यदि 4 लोग हैं घर घर में तो 2 लीटर दूध आ रहा है। आधा लीटर का एवरेज कंजम्पशन है वेजिटेरियन के घर में, चाहे वो दूध का दही बनाए, पनीर बनाए, कुछ भी बनाए। तो बीमारी का ग्राफ उसी स्पीड में बढ़ रहा है। और हम जब बीमार हो जाते हैं तो हम रिलेट ही नहीं कर पाते कि क्यों बीमार हुए। हम तो वही खा रहे थे जो सही था, बिल्कुल जो है घर वालों के हिसाब से खाया, घर का बना हुआ खाना खाया, और कहीं कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही त्रुटि वाली। और फिर जो है आपकी कंडीशन बहुत ज़्यादा सीरियस है, आपका फैटी लीवर हो गया है, आपको आर्थराइटिस हो गया, आपको सोराइसिस हो गया, थायराइड बहुत कॉमन हो गया, डायबिटीज़ बहुत कॉमन हो गई, कैंसर भी लगभग लगभग अब बहुत कॉमन होने लगा है। जो कि 25 साल पहले आप किसी को जानते ही नहीं हो अपने जान पहचान में, अब हर आदमी के जान पहचान में कोई ना कोई दोस्त रिश्तेदार कैंसर से जूझ रहा है। तो ये जो खान पान का शिफ्ट है, जो हमने जानवरों की बददुआ लेना जो शुरू किया है, और ज़्यादा से ज़्यादा हम जानवरों को कष्ट पहुंचा रहे हैं उनको, तो उसकी हमें बददुआ लग रही है कहीं ना कहीं, और वो हमें लौट के आ रही है। हमें वहाँ बदलने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। मैंने एक बार राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में गई थी, तो कुछ साल पहले, तो मैंने वहां पे कुछ लोगों से बात की जिन्हें कैंसर था। और वो कुछ लोग तो ऐसे ही थे कि जो शायद लास्ट स्टेज पर ही थे। तो मैंने उनसे बहुत लोगों से पूछा कि मतलब आप मानो 70% लोग तो उसमें जो थे वो मांसाहारी थे। तो समझ में आता है कि वो कहीं ना कहीं मांस खाने से उनको, या इस तरह बहुत ज्यादा वो मीट कंज्यूम कर रहे थे। और बाकी कुछ लोग ऐसे थे जो वेजिटेरियन थे, मतलब जो डेयरी यूज कर रहे थे। तो तब से मुझे एक चीज समझ में आई कि हम ये साथ साथ ही चल रहा है सब। जो भी कैंसर है वो मीट ईटर्स को भी हो रहा है, डेयरी वालों को भी हो रहा है। तो कि वो किस रीजन से कैंसर हो रहा है, बट वो अ, ये है कि हाँ, हो गया कैंसर, मतलब ठीक करना है नहीं करना, जो फिर दवाई आखिर में, दवाई फिर आखिर में मौत। हम्म। तो वो रीजन है ना, डॉक्टर्स नहीं बताते कि किस रीजन से आपको ये बीमारी यहाँ तक पहुंची, क्या आपने ऐसा खाया, क्यों आपको डायबिटीज, क्यों आपको ये बीमारी हुई, ये बीमारी हुई। ये हमारे दिमाग में चल रहा है ना, ये हमारे देश का पूरी दुनिया में ही जो ये। कैंसर के मामले में डॉक्टर टी कॉलिन कैम्बल की
क्लियर कट रिसर्च है। उन्होंने एक चाइना स्टडी के नाम से एक स्टडी करी, जहाँ पे उन्होंने चूहों के 2 समूह बनाए और दोनों समूह को कैंसर हो जाए ऐसा कार्सिनोजन दिया गया जिसका नाम एफ्लाटॉक्सिन था, और एक समूह को उन्होंने एनिमल प्रोटीन दिया और एक को एनिमल प्रोटीन नहीं दिया। तो जिस समूह को एनिमल प्रोटीन भी दिया और एफ्लाटॉक्सिन भी दिया, उनको वो कैंसर हो गया। फिर उन्होंने उस एनिमल प्रोटीन को रोक दिया, तो वो कैंसर की ग्रोथ चूहों में वहीं की वहीं रुक गई। और उसके बाद उन्होंने फिर से जो है एनिमल प्रोटीन देना शुरू किया, तो फिर से कैंसर ग्रोथ होने शुरू हो गई। तो ये क्लियर कट रिसर्च है, अवेलेबल है, आप अपने घर पे चूहों को लाके करके देख लो। हमारे यहाँ जो भी दवाइयाँ टेस्ट होती हैं, जो भी होता है, वो सब चूहों पे टेस्ट करते हैं लोग। तो हालांकि चूहों पे टेस्ट करना गलत है, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर कट इस्टेब्लिश्ड है कि कैंसर होने के लिए आपको एनिमल प्रोटीन से कैंसर नहीं होगा, लेकिन एनिमल प्रोटीन के बिना भी कोई भी चीज जो कैंसर पैदा करती है वो आपको कैंसर पैदा नहीं कर सकती। तो जब ये मेरे को बात पता लगी, मैं वीगन नहीं था उस वक्त, ये बात 2015 की है, मेरे हाथ वो किताब लग गई और मैंने उसको पढ़ लिया, तो मेरे तो पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा जो है कोई भी बीमारी होगी अपन उसको मैनेज कर लेंगे, लेकिन कैंसर को कैसे मैनेज करेंगे। तो मैंने तुरंत जो है अपने घर से जो है एनिमल प्रोटीन को नमस्ते कर दिया। मेरे घर वालों ने बहुत लड़ाई लड़ी कि भाई ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा ये किताब है, ये रिसर्च है, आप जो है इसको गलत सिद्ध कर दो, उसके बाद अपन देखते हैं। अभी तो मैं इतना बहादुर नहीं हूँ कि मैं अपने घर में कैंसर लेके आऊँ केवल इसलिए कि मुझे एनिमल प्रोटीन खाना है। मैं एनिमल प्रोटीन यदि खा रहा था उस वक्त तो अपनी हेल्थ के लिए खा रहा था, मैं कोई शौक से नहीं खा रहा था कि मुझे अच्छा लगता है उसके लिए मैं बीमार होने के लिए तैयार हूँ। तो जब क्लियर कट इंडिकेशंस हैं, क्लियर कट रिसर्चेज हैं, आज आप मेरे को कोई भी एक कैंसर पेशेंट खड़ा कर दो, मैं यहाँ पे इतने लोगों के सामने चैलेंज कर रहा हूँ, जो एनिमल प्रोटीन नहीं खाता हो जिसको कैंसर हो गया हो, मैं आपको हजारों पेशेंट खड़े कर देता हूँ जो तम्बाकू नहीं खाते। गवर्नमेंट आपको जो है हर पिक्चर की शुरुआत में कहेगी कि ये खैनी खाने से, तम्बाकू खाने से कैंसर हो रहा है, लेकिन हजारों पेशेंट हैं, हमारे रिश्तेदार हैं जिनको कैंसर हो गया, उन्होंने कभी तम्बाकू को चखा ही नहीं है। तो गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि ये एस्टेब्लिश रिसर्च है, एनिमल प्रोटीन खाने से कैंसर होता है। आप तो जो है एक तरफ तो आप भले की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ क्या कर रहे हो आप कि जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं उन्हीं की इंडस्ट्री को सब्सिडाइज कर रहे हो। जो टैक्स पेयर का जो पैसा है वो आप उसी में लगा रहे हो कि मिल्क इंडस्ट्री को सब्सिडी दे दिया आपने, फिशरीज को सब्सिडी दे दिया, पोल्ट्री फार्म को सब्सिडी दे दिया, तो आप तो बीमारी पैदा कर रहे हो। आप हमको जो है ऐसी चीजों में सब्सिडी दे रहे हो जहां से बीमारी पैदा हो रही है, और फिर आप जो है नाटक कर रहे हो कि आपने सरकारी अस्पताल खोल रखे हैं जहाँ पे आपका निःशुल्क इलाज हो रहा है, आपने बीमा करा रखा है, बीमा के नाम पे जो है लोग लुट रहे हैं जबरदस्ती, जो उनको जरूरत नहीं है तो भी बीमा के नाम पे जो है 5-5 लाख रुपए के हॉस्पिटल वाले बिल बना रहे हैं। तो वो पैसा जो है पब्लिक का पैसा है जो हॉस्पिटल्स की जेब में जा रहा है। तो ये पूरा एक षड्यंत्र है जो है, इसमें कहीं कोई सच्चाई नहीं है। गवर्नमेंट भी मिली हुई है, सारी इंडस्ट्री उसमें, एग इंडस्ट्री, मिल्क इंडस्ट्री सब मिली हुई है, और जो सच सामने है, जो रिसर्च सामने है, उस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। आप उसको डिनाई करो ना कि भाई ये रिसर्च नहीं है, हम इसको जो है काउंटर कर रहे हैं। आज जब आप टीवी आप पिक्चर देखने जा रहे हो उसमें भैया तम्बाकू का ऐड है कि तम्बाकू नहीं खाना चाहिए। हमारे तो परिवार में किसी ने तम्बाकू नहीं खाई, लेकिन हमारे परिवार में लोगों को कैंसर हुआ। तो आप सच कहाँ है आपका? आप सच बताने ही नहीं चाहते हो, आप गुमराह कर रहे हो। नहीं तो जैसे लोग मुझसे सवाल करते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्यों नहीं ये कत्ल खाने बंद कराती, या गवर्नमेंट क्यों नहीं ये डेयरी उद्योग बंद कराती, क्या सरकारों को ये सब दिख नहीं रहा है, क्यों सरकारें इनको सब्सिडाइज कर रही है, क्यों इतना पैसा इन्वॉल्व कर रही है इसमें, क्या उन्हें नहीं मालूम है कि इस देश में लाखों गायों और भैंसों की रोज हत्या की जाती है, सारी भैंसें कत्ल खाने जाती हैं, कितने पशु रोज स्वाद के लिए मारे जा रहे हैं। तो क्या गवर्नमेंट को तो सब मालूम है, फिर लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए? गवर्नमेंट वो करती है जिसमें गवर्नमेंट का फायदा हो।
जो लोग जो है चुनाव जीत के आ जाएं वापस से दोबारा 5 साल के लिए, तो वो कोई भी ऐसा काम नहीं करती जिसमें आम जनता को उनको वोट न मिले। आज गवर्नमेंट को दिख रहा है कि शराब नुकसान करती है। आज कोरोना के टाइम पे सबसे पहले उन्होंने शराब की दुकानें खोली। जब आप एक बीमारी से जूझ रहे थे, आपको लग रहा था कि महामारी है, तो आपको सबसे पहले शराब की दुकान क्यों खोलने की जरूरत थी? क्योंकि आपको ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि पब्लिक का क्या होने वाला है। आपको दो चीजें उसमें दिख रही थी। एक, उसमें आपको पैसा बनता हुआ दिख रहा था, क्योंकि शराब में बहुत ज्यादा मुनाफा होता है गवर्नमेंट को। तो एक तरफ उसने मुनाफा देखा, दूसरी तरफ उसने देखा कि पब्लिक के सेंटीमेंट क्या है, वोट कहाँ से मिलेंगे। तो उन्होंने कहा कि लोग ज्यादातर जो है शराबी हैं, तो वो वोट भी देंगे और हमें इनसे कमाई भी होगी। तो गवर्नमेंट अपनी कमाई देख रही है, अपने वोट देख रही है। गवर्नमेंट को क्या करना है किसी से? ये तो हमें सोचना है कि हमें शराब पीनी है या दूध पीना है। हमें पता, यदि हमें समझ में आ रहा है कि दूध हमारी सेहत के लिए जो है नुकसानदायक है, यदि हमें समझ में आता है कि दूध पीने से हमें किसी माँ और बच्चे की बददुआ लेनी पड़ेगी और हमें नहीं लेना है, तो ये हमारा डिसीजन है, ये गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करेगी। ये तो हमारा कर्तव्य है। जब हम ये जानेंगे, हम ऐसी गवर्नमेंट को वोट करेंगे कि जो ये सब चीजें बंद कराएंगे, तब वो बंद होगा। आज यदि शराबियों की संख्या ज्यादा है तो शराब कैसे बंद हो सकती है? तो गवर्नमेंट तो बाय द पीपल है, फॉर द पीपल है। गवर्नमेंट की इंडिविजुअल कोई आइडेंटिटी नहीं है। तो कोई रोकथाम नहीं है। लाइक जैसे तंबाकू में सबको मालूम है कि तंबाकू से भी बीमारी होती है, तो गवर्नमेंट ने तो आज तक तंबाकू में भी कुछ नहीं किया। तो हम कैसे उम्मीद करेंगे वो मीट इंडस्ट्री को बंद करेगी, वो लेदर इंडस्ट्री को बंद करेगी? वो इंडस्ट्री जिससे पूरी रिवर पॉपुलेशन हो रही है, जिंदा जानवरों की खाल खींची जा रही है। गवर्नमेंट को क्या सब पता नहीं है? आसपास के जो लोग रह रहे हैं, जहाँ पर ये कारखाने चल रहे हैं, वहां पर कितनी आपका बर्बादी हो रही है। गवर्नमेंट तो उसमें कुछ नहीं कर रही। कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे बताने के लिए कि आप चमड़ा पहनो कि जानवरों के साथ क्या हो रहा है? हम कितने लोगों तक पहुंच पाएंगे कि आप मीट मत खाओ, आप दूध डेयरी यूज मत करो, जानवरों के साथ क्या क्या नहीं हो रहा है? तो हमें गवर्नमेंट का सपोर्ट लेना ही पड़ेगा इसके लिए। गवर्नमेंट का खुद का कोई स्टेप इसलिए नहीं है, क्योंकि जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, तब जो है वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ था। तो एक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो पूरे वर्ल्ड पे रूल कर रही थी, उसने विड्रॉ किया था। लेकिन उसके साथ ही कम से कम 10 से भी ज़्यादा कंपनियां इंट्रोड्यूस हुई थी, वो सभी देशों में चली गई थी अपना व्यापार करने के लिए। और उनका व्यापार यही था कि उनको कीटनाशक और दवाइयाँ बेचनी है। वो खेतों में कीटनाशक डलवा रहे थे और जो है मनुष्यों को दवाइयाँ खिला रहे थे। तो वो दोनों काम एक ही एक कंपनी कर रहे थे। जैसे उस समय बेयर कंपनी आई इंडिया में 1947 में, फोकास्ट कंपनी आई, तो ये सब वर्ल्ड वार 2 में शामिल थे। तो इनकी जो लॉबी थी, वो पूरे गवर्नमेंट में जो है जितने भी पॉलिटिशियंस थे, जितने भी अधिकारी थे, तो उनको इनको ही फॉलो करना था। तो जब हमें कीटनाशक डाला हुआ भोजन खाना था, तो कोई गवर्नमेंट ने रोका नहीं हमको। और जब उससे बीमारियां होने लगी, तो वही कंपनियों ने हमें दवाई बेची, तो उससे भी गवर्नमेंट ने नहीं रोका। क्योंकि गवर्नमेंट जो है, आज जो है कोविड के टाइम पे भी गवर्नमेंट का कोई ये नहीं था कि ये चीज फायदा करेगी या नुकसान करेगी। आज कोविशील्ड वैक्सीन से नुकसान हुआ और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया। और वहां पे जब कोविशील्ड के अगेंस्ट में केस फाइल हुआ, तो कोविशील्ड ने ही कह दिया कि हमारी वैक्सीन नुकसान कर रही थी, क्योंकि इस पर हमने टेस्टिंग ही नहीं की। और उस समय गवर्नमेंट फोर्स कर रही थी। फोर्स राइटिंग में फोर्स नहीं कर रही थी, बट आपको मॉल नहीं जा सकते, आप ट्रेन में नहीं बैठ सकते, आप हवाई जहाज में नहीं बैठ सकते। भाई आप क्यों रोक रहे हो? आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हो? तो गवर्नमेंट तो खुद ही जो है पपेट है बड़ी बड़ी कंपनियों की। तो खुद ही जो है, जो कंपनियां चाहती हैं वो होता है। तो गवर्नमेंट से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो वही बात है कि लोगों तक बात पहुंचाए कितना फास्टेस्ट, कितनी जल्दी से जल्दी हम बहुत लोगों तक जुड़े। मैं तो हर वक्त यही सोचती हूँ कि क्या ऐसा किया जाए, क्योंकि मुझे लगता है सिर्फ सड़क पे खड़े होने से कुछ नहीं बदलने वाला। आप कितने रोज बात कर लोगे? कोई बड़ा
में मिले, बड़ी ऐसी चीज हमें मिले जहाँ कोई विरोध करने की कोई ऐसा कुछ मिले, जहाँ पर हम बहुत जल्दी ये सब कर सके, क्योंकि हमारा खाना भी कीटनाशक से ही बन रहा है। बात करो तो खेतों में जो सबसे पहला आहार है हमारा, उसमें कीटनाशक ही डाल, तो वो हम्म, हम, और उसमें कोई रोक नहीं है। आज कितनी मिलावटी चीजें हैं, हम हमारे उसके लिए कोई रोक नहीं है। दर्द, पशुओं का दर्द, पशुओं का खून, पशुओं की हत्याएं जो जिस मास लेवल पर हो रही हैं, जितनी ज्यादा तादाद पे आज हो रही है, जितने लोग पहले शाकाहारी थे वो सब मांसाहारी हो चुके हैं। मतलब गवर्नमेंट अंडे को प्रमोट कर रही है, डेयरी को प्रमोट कर रही है। 140 करोड़ को दूध पिलाने के लिए कितनी रोज बनती होंगी आप सोचिए, और कितनी रोज निपटाई जाती होंगी। लाखों खरगों जानवरों की रोज हत्याएं हो रही हैं। तो क्या रास्ता क्या है, मतलब कैसे करें? देखो ये तो एक बड़ा टास्क है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। तो ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। और हर आदमी जब कहीं चक्कर में फंस जाता है, किसी बीमारी के चक्कर में फंसता है, तब वो देखता भी है कि जो है कहीं मैंने क्या गलत किया है। यदि मान लो कि आपकी जॉब अच्छी चल रही है, आपकी सेहत अच्छी है, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, तो आप कभी ये सोचोगे ही नहीं कि मैंने कुछ गलत तो नहीं किया। तो जब हम कुछ फंस जाते हैं कहीं पे, हमारे साथ कुछ दुखद हो जाता है, तब हम खुद को इंट्रोस्पेक्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है वो अलग चीज है, लेकिन नेचर अपने हिसाब से चीजों को बदल रहा है। जो प्रकृति है वो अपना काम कर रही है। प्रकृति किसी गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। आज जिस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो उसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ मनुष्यों को आने वाली है। आज जैसे कोविड आया तो उस समय जानवरों को कोई दिक्कत नहीं आई, वो भी इंसानों के लिए आया। तो प्रकृति का संदेश बहुत स्पष्ट है कि आप या तो सुधर जाओ या आप बचोगे नहीं। तो वो संदेश स्पेसिफिकली इंसानों के लिए है। ये आप इंसान खत्म हो जाएगा तो पृथ्वी वैसी की वैसी हो जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब जंगल वापस लौट आएंगे। लेकिन हम गलत कर रहे हैं। तो आप देखो कि एक सेकंड में अर्थक्वेक आता है, एक सेकंड में बाढ़ आती है, हजारों लोग हाल मर जाते हैं उसमें। तो और ये हर वैज्ञानिक एंटीसिपेट ही कर रहा है कि जैसे जैसे ग्लेशियर्स पिघलेंगे वैसे वैसे पानी का स्तर बढ़ेगा और बाढ़ें आएंगी, वाटर लेवल बढ़ जाएगा, पृथ्वी डूब जाएगी, या पृथ्वी का बहुत सारा इलाका पानी में चला जाएगा। तो या ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो जाएगी कि हम जो है उसको सहन नहीं कर पाएंगे, या ऑक्सीजन का स्तर इतना कम हो जाएगा कि हम वैसे ही मर जाएंगे। तो ये सब चीज़ें रियल हैं, मतलब ये कोई हाइपोथेटिकल प्रोजेक्शंस नहीं है कि वो कह रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग इतनी हो जाएगी कि फिर इरिवर्सिबल रिएक्शंस होंगी। तो आज हमें सुधरने की ज़रूरत है। आज जो है हमें अपने अंदर जो एक उपभोक्तावाद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीदना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करना चाहते हैं, तो उसकी जगह हमें मिनिमलिज्म पे आना पड़ेगा। हमें न केवल जो है फालतू का कंजम्पशन बंद करना पड़ेगा, और ये जो हमने ऊट पटांग खाना सीख लिया, उल्टा सीधा हम खा रहे हैं, उसको भी हमें बंद करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तभी हम बीमारियों से भी बच सकते हैं, पर्यावरण को भी बचा सकते हैं, और एनिमल्स को भी बचा सकते हैं, हम अपने जंगल को भी बचा सकते हैं। क्योंकि जब तक जंगल नहीं होंगे ऑक्सीजन की कमी रहेगी। अभी वीगनिज्म में भी क्या होता है कि हम केवल पालतू जानवर की बात करते हैं कि गाय भैंस जो है, कुत्ता बिल्ली मुर्गा बकरा, ये 4-5 स्पेसिफिक जीवों पे हम फिक्स रहते हैं। लेकिन जब हम खेत बना रहे हैं, सोयाबीन के खेत बना रहे हैं या गेहूं के, चावल के, दालों के, जो भी बना रहे हैं, तो हमारे जंगल ही कट जा रहे हैं, और जंगल में हजारों जानवरों की स्पेशीज खत्म ही हो जा रही है। और उनके कष्ट को हम देख ही नहीं पाते क्योंकि हम जंगल में नहीं, हम शहरों में हैं। हम केवल ये देख पाते हैं कि ये व्यक्ति गाय का दूध पी रहा है, तो वो उससे जो है गाय को कष्ट हो रहा है, वो तो हमें दिख रहा है, सामने है। लेकिन पीछे कितने जानवर मर गए, तो वो तो हो सकता है कि हम वीगन डाइट पे ही हैं, हम सोयाबीन ही खा रहे हैं, हम टोफू ही खा रहे हैं, लेकिन एग्रीकल्चर के लिए तो लैंड पड़ी हुई है सारी की सारी।
लोग कहते हैं 70% लैंड फ्री हो जाएगी यदि आप वीगन बन जाओगे। तो आप ग्वालियर से दिल्ली आ जाओ, आप बता दो कोई एक खेत बता दो जिस जो लैंड फ्री हो जाएगा वीगन बनने से। वीगन बनने से लैंड फ्री नहीं होगा। आपको वो खाना जिसके लिए आप डिजाइन है, जैसे आप आम खाते हो तो आम खाते ही खेत फ्री हो गया, पपीता खाते ही खेत फ्री हो गया, फिर वहां कोई ट्रैक्टर नहीं चलाना पड़ रहा आपको, फिर आपको फसल काटनी नहीं पड़ रही, फिर आम का पेड़ आपको उखाड़ना नहीं है 6 महीने बाद, वो परमानेंट लग गया वहां पे, परमानेंट जो है पशु पक्षी आगे बैठ रहे हैं, तो उनका एक स्टे बन गया। तो यहाँ पे थोड़ा सा वीगनिज्म यहाँ बता नहीं पाता इस चीज को, लेकिन यदि हम अपनी जो मौलिक डाइट है उस पर हम जाते हैं तो तभी जंगल लौट के आ सकते हैं। तब फिर किसी खेत की, एक भी खेत की जरूरत नहीं है, फिर कोई 70% 30% करना ही नहीं है, फिर आप वैसे हो तो आपको खेत की जरूरत ही नहीं है। अभी तो 70% जो खेती हो रही है हमारी, वो खेती कर रहे हैं जो पशुओं को खिला रहे हैं। मतलब पहले हम पशु ये जो अपना जो लाइन है ना, ये आप ये देखो कि कौन सा ऐसा खेत है, मैं 70% नहीं, मैं 1% खेती की बात कर रहा हूँ। एक खेत बता दो जो पशुओं के लिए खेती कर रहा है, एक किसान बता दो, एक उपज का नाम बता दो जो पशुओं के लिए खेती हो रही है, कोई ऐसा खेत है ही नहीं। तो आज हाँ काउस जी, आपकी बुक में मैंने एक बार पढ़ा था कि हम काउस को कुछ फैक्ट्री का कुछ खिला रहे हैं जिसकी वजह से हम जैसे हम अभी क्या खिलाते हैं, उसकी सोयाबीन का जो डी ऑयल्ड केक्स बचते हैं तेल निकालने के बाद, अच्छा तो वो हम जानवरों को खिला देते हैं। जो सरसों की जो खली होती है वो हम जानवरों को खिला देते हैं। ओके जो चावल का भूसा होता है वो हम जानवरों को खिला देते हैं। तो हम जो है, जो हम खा रहे हैं उसका बाई प्रोडक्ट ही खिला रहे हैं उनको। हम कोई भी एक ऐसी चीज का उत्पाद नहीं कर रहे जो केवल जानवरों के लिए कर रहे हो। अच्छा तो हम यदि इसी तरीके की डाइट पे रहेंगे तो एक भी खेत कम नहीं होने वाला हो। हाँ, ये बात सही है कि डी ऑयल्ड केक बच जाएंगे, सरसों, लेकिन आप सरसों का तेल खाना थोड़ी बंद कर रहे हो। आप यहाँ ये बात ही नहीं कर रहे कि हमें सरसों का तेल नहीं खाना। हम ये कह रहे हैं कि सरसों के तेल की जो खली है वो गाय के लिए, भैंस के लिए पैदा हो रही है, तो वो तो तेल के लिए ही पैदा हो जाएगी ना। सरसों का खेत तो सरसों के तेल के लिए लग जाएगा, तो आपका खेत कहाँ से हटा। तो वो जो 70% जो आप खेती कम करने की बात कर रहे हो, वो कैसे, वो कौन सा खेत है? वो जो केवल जानवरों के लिए खेती कर रहा है, वो तो सारे जानवर जो आप ये देखो ना कि आपके जानवर खा क्या रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो वो खेती हो रही है उसमें से अच्छा हम निकाल रहे हैं, बाकी जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है वो हम जानवरों को खिला रहे हैं। हाँ, जो हमारे यूज का है, अच्छा कुछ भी नहीं है। हाँ मतलब जो सोयाबीन का तेल भी घातक है हमारे लिए। हाँ चाहे हम सोयाबीन के तेल से बने हुआ जो है डोसा खा लेते हैं मान लो, और हम कहते हैं हम वीगन हैं, लेकिन वो भी घातक है हमारे शरीर के लिए, क्योंकि हम तेल हमारी बॉडी को बिलोंग ही नहीं करता। और जो उसका बचा हुआ मटेरियल हमने जानवर को खिला दिया, अब उससे हमने दूध ले लिया, तो हमने साइकिल को इस तरीके से पूरा कर लिया। ऐसे हमने सरसों के तेल के साथ किया। तो हम फ्री कुछ नहीं, फ्री कैसे होगी कोई चीज? यदि हम सब लोग वीगन बन गए तो कौन सा खेत फ्री होने वाला है? तो आपके हिसाब से मतलब आप चाहते हैं कि मतलब सभी जो वीगन्स हैं या लोग हैं जो वो उनका जो नेचुरल खाना है वो फ्रूट्स है, हमें जो डिजाइन किया हुआ है हमारी बॉडी को खाने के लिए वो सिर्फ फ्रूट्स है, और सॉल्ट वगैरह ये सब हमारी बॉडी के लिए नहीं बने। हाँ, क्योंकि सॉल्ट डाल के तो हम कुछ भी खा जा रहे हैं ना। जैसे यदि हम ये कह रहे हैं कि मीट हमारे लिए नहीं बना हुआ है, तो मीट को भी आप बिना सॉल्ट के कहाँ खा पा रहे हो? और यदि सॉल्ट आपने डाल दिया तो आप कुछ भी खा जा रहे हो, फिर तो आप गेहूं चावल दाल भी खा जा रहे हो, जो आप बिना सॉल्ट के वो भी नहीं खा पा रहे हो। तो जब आप ब्रेन को बाईपास कर रहे हो सॉल्ट से, तो आप हर वो चीज खा रहे हो जो उसके लिए आप डिजाइन नहीं हो, और फिर आपको बीमारी आ रही है। यदि आज एक वीगन एक ऐसी कौम तैयार हो जो बीमार नहीं पड़ती हो, क्योंकि वो ऐसा कुछ खाती है जो बीमारी नहीं देता है, तो आपको लोग दूर से ही परसीव कर लेंगे कि यार ये तो बहुत डिफरेंट है, हमें ऐसा बनना है। लेकिन जब आप में वेजिटेरियन में नॉन वेजिटेरियन में कोई सेहत के हिसाब से फर्क ही नहीं दिख रहा उनको, तो आपसे मोटिवेट नहीं हो पा रहे वो। और
यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि वो फार्मूला आपका काम करेगा नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि वो खेत जो है जंगल बनेंगे नहीं उससे। मैंने आपकी बुक में एक बात पढ़ी थी कि वो जो नमक है वो नमक बेसिकली जो है उसका काम करता है, वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा, पॉइजन, पॉइजन का काम करता है, और प्लस एक हमें इस चीजों को जब स्टोर करते थे हम, या प्रिजर्वेटिव प्रिजर्वेटिव। का काम करता था। तो अभी हम लोगों ने नमक को अपने आहार में बहुत अच्छे से डाल लिया है। तो नमक जो है चूंकि पॉइजन है, तो जितनी भी पॉइजनस चीजें होती हैं वो हमारे ब्रेन को बाईपास कर देती हैं। तो हम जो है जिस तरीके से सोच के निर्णय ले सकते हैं, उस तरीके से सोच के निर्णय ले नहीं पाते। तो जैसे नमक के समकक्ष अन्य चीजें हैं, जैसे मसाले हैं, वो भी पॉइजनस होते हैं। और जैसे हल्दी है, मिर्च है, जो भी मसालदानी के जितने भी मसाले होते हैं, या कोई भी मेडिसिन होती है, तो ये सब पॉइजन की डेफिनेशन ये है कि आप यदि उसको पेट भर के खा लो तो आपकी तुरंत मौत हो जाएगी। तो जब हम मान लो 3 दिन से प्यासे, हमने पानी नहीं पिया हुआ है, तो भी हम समुद्र का पानी नहीं पी सकते जिसमें केवल 3.5% नमक होता है। क्योंकि नमक इंडिविजुअली हमें पता है कि हम ये 1 गिलास पानी पियेंगे तो भी हम मर जाएंगे, लेकिन जब उसमें बहुत सारी चीजें हम कंबाइन करते हैं, चावल है, दाल है, रोटी है, तो हमारी बॉडी उसको समझ नहीं पाती है। बॉडी का जो इंटेलिजेंस है वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ऐसे में हम पॉइजन खा लेते हैं। और यदि हम नमक नाम का पॉइजन नहीं खाएं, तो कोई भी दुनिया के इंसान की ताकत ही नहीं है कि वो नॉन वीगन बना रहे। यदि वो हम आइडेंटिफाई कर लें कि ये पॉइजन है, जो कि है, क्योंकि आप देखो कि चींटी पे भी आप नमक डाल दो तुरंत मौत हो जाएगी, किसी भी जानवर पे नमक डाल दो तुरंत मौत हो जाएगी। तो किसी मान लो आपके कीड़े मकोड़े घर में, आपने नमक के पानी का पोंछा लगा दिया, सारे मर जाएंगे। तो जो नमक जो है पॉइजन है सबके लिए। यदि इतना सा आइडेंटिफिकेशन आ रहा है, तो आपके जंगल इतने आइडेंटिफिकेशन से सारे हरे भरे हो जाने, सब जंगल कटने बंद हो जाने, और सारी बीमारियां दूर हो जानी, और सब लोग ऑटोमेटिक ही वीगन बन जाने। एक लाइन से कि ये नमक आइडेंटिफाई कर लो कि ये पॉइजन है। तो अगर नमक पॉइजन है तो सरकार इसको मतलब रोक क्यों नहीं लगा रही है इस पे? वही अगेन वही बात हो गई, सरकारों को तो पैसा मिल रहा है नमक वाली कंपनियों से। देखो गांधी जी जो है, नमक जो है, नमक आंदोलन उन्होंने किया, अंग्रेजी सरकार ने तो उस पर टैक्स लगाया ही था। तो मतलब पॉइजन पे उन्होंने टैक्स लगाया, लेकिन जो है पूरे भारत की जो जनता जो है अंग्रेजों के खिलाफ खड़ी हो गई, और गांधी जी के साथ नंगे पैर निकल पड़ी कि जो है नमक पे टैक्स नहीं लगने देंगे। तो बड़ा बहुत भारी एडिक्शन है, और इसमें क्या है कि बड़ा सम्माननीय एडिक्शन है, क्योंकि आपके स्कूल के टीचर, आपके गुरु, आपके जितने भी जिनसे आप मार्गदर्शन ले रहे हो, वो सभी एडिक्ट है नमक के लिए। तो अब आपको ये रास्ता कौन दिखाएगा कि ये नमक पॉइजन है? धीरे धीरे डॉक्टर बोलते हैं बीपी वाले पेशेंट को कि देखो नमक थोड़ा कम करना है, थोड़ा कम। लेकिन थोड़ा कम करना है, लेकिन वो खुद भी, डॉक्टर भी नमक खा रहा होता है, हाँ, तो वो भी ये नहीं कह सकता कि बंद करना है। हाँ। और बीपी पेशेंट को भी फायदा नहीं हो पाता, क्योंकि वो नमक बंद ही नहीं कर पाता, क्योंकि कोई उससे कह ही नहीं पाता। तो मेरे आप मतलब ये होना चाहिए कि सभी लोग हम जितना हो सके, मतलब हो सके तो सिर्फ फ्रूट्स ही खाएं। फ्रूट्स खाने से हमारी माँ पृथ्वी बची रहेगी और हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, हमें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबका जो एंड रिजल्ट है वो ये है। और एक सबका कल्याण हो जाएगा, किसी को जॉब भी नहीं करना। यदि मान लो कि आप सड़कों पे फ्रूट के ट्रीज लगा दो, तो हाँ, कोई आदमी आपके आगे घंटी बजाएगा नहीं कि हमें भीख चाहिए, हमें रोटी हाँ, चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अपना पेड़ से फल तोड़ के खा लेगा। जब पेड़ से फल तोड़ के उसने खा ही लिया है, तो हाँ, वो टेंशन में जाके जॉब करने भी क्यों जाएगा, उसका पेट तो भरा हुआ है। किसान को भी जो है दिन रात मेहनत नहीं करनी है। उसने जो है, आज जैसे किसान मेहनत करता है, गेहूं उगाता है, फिर गेहूं उगा के वो गेहूं को बेचता है, पैसा कलेक्ट करता है, फिर उससे दाल चावल, नमक, तेल, मिर्च, मसाले सब खरीदता है। यदि उसने मान लो आम का पेड़ लगा हुआ है, तो ना तो उसको पानी डालना है, ना हर साल उसको बीज बोना है, ना उस पर कीटनाशक डालना, कुछ नहीं करना। उसके आम टूट गए,
अब उसको आम टूटने के बाद जो है ना तो उसको गैस खरीद के लानी है, ना जो है वो बीमार पड़ने वाला है तो उसको दवाई लेने डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, तो वो स्वतंत्र ही हो गया। अब वो सरकार के चंगुल से बाहर हो गया। वो जब आदमी स्वतंत्र ही हो गया तो वो आपके पास नौकरी करने क्यों आएगा, वो वोट डालने भी क्यों आएगा आपके पास। सही उसका बात। तो पेट भरा हुआ है, वो अपने जो है झोपड़ी में बैठा हुआ है और उसने आम तोड़ के खा लेने हैं। तो अब जब आपको किसी से नौकरी करानी है या किसी को गुलाम बनाना है तो आपको ऐसी चीज खिलानी पड़ेगी कि वो बार बार आपके पास आए। तो आपको एक नमक की पुड़िया इसीलिए देनी ही पड़ती है, जिससे कि जो है आदमी नौकरी करे, गुलामी करे, और वो स्वतंत्र नहीं रह पाए जीवन भर, वो आपके जो है इर्द गिर्द घूमता रहे। तो नमक जो है एक बहुत बड़ी गुलामी की वजह भी है। से बात हुई थी, उन्होंने मुझे बोला कि वो उनकी पूरी प्रेगनेंसी 9 महीने जो है नहीं, उनकी प्रेगनेंसी हुई और तो हुई है। उसके बाद बच्चे ने भी अभी तक कुछ ऐसा दूध के अलावा किया है, और मतलब अभी उसके बाद कोई वैक्सीनेशन भी नहीं हुआ है बच्चे का भी। हाँ, आयुषी शुक्ला जी ने जो है पूरे प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 महीने फल खाए, और अब बच्चा 1 साल से ऊपर हो चुका है तब भी वो भी फल खा रही है। बेटा भी जो है फल खाता है या माँ का दूध पीता है, और उसने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई सप्लीमेंट नहीं लिया, कोई दवाई नहीं ली, और आफ्टर प्रेगनेंसी बच्चे को कोई भी वैक्सीन नहीं दिलवाई, और बच्चा आम बच्चों से बहुत ज़्यादा फिट है, तंदुरुस्त है और इंटेलिजेंट है। तो देखिए कितना यहाँ पर वो है, गलत हमें बताया गया है कि हमें मल्टीविटामिन लेने हैं, प्लस हमें भर भर के दूध पीना है जानवरों का, प्लस प्रेगनेंसी के बाद बच्चों के मुंह में पैदा होते ही उसको बोतल लगा दी मुंह में ताकि वो पूरा टाइम बीमार ही रहे। ये देखो बच्चे में ऐसे बच्चे। एक बड़ी आश्चर्य वाली जो बात है कि हम लोग ये मानते हैं, शुरू से सुनते हैं कि जब माँ बच्चे को डिलीवर करती है तो माँ का भी दूसरा जन्म होता है। हाँ। इतना ज्यादा पेन होता है। हम्म। तो जब वो फल खा रही थी और डिलीवरी हुई तो उसको कोई तकलीफ नहीं हुई, और उसने उस दिन जो है जूम सेशन भी लिया अपना, सेम डे में डिलीवरी के बाद, और परफेक्टली वो चल फिर रही थी, कहीं कोई दिक्कत नहीं थी। तो मतलब ये भी एक बड़ी भ्रांतियां हैं कि भाई जो है प्रेगनेंसी में बड़ा कष्ट होता है और प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी में इतना कष्ट होता है। तो मतलब लाइफ जो है इतना कष्टदायक है नहीं है, केवल एक नमक को हमने सही मान के बाकी जितने भी कष्ट हैं वो एक कष्ट से आ रहे हैं कि हमने नमक को सच मान लिया। नमक की असलियत को हम मान लें तो जीवन में कोई कष्ट ही नहीं है। मतलब महिलाओं के जीवन में भी ये प्रेगनेंसी वाले और जो है डिलीवरी वाले, और डिलीवरी में तो प्रेगनेंसी में वो और उल्टा उल्टा खाते हैं कि है ना, घी के लड्डू बना दिए और ये बना दिया, और 10-10 20-20 किलो वजन बढ़ जाता है। तो उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ना कोई वजन बढ़ा, ना उसकी कोई एफिशिएंसी डाउन हुई। तो बढ़िया वो जो है कहीं उसको अपने काम से छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, पूरे टाइम वो जो है प्रेगनेंसी के पहले और बाद में काम करती रही, और इतनी ज़्यादा एनर्जेटिक है कि अभी उसने जो है रेसिडेंशियल प्रोग्राम किया तो उसका 1 साल का बेटा था, उसके बावजूद उसी ने उस प्रोग्राम को लीड किया बच्चे के साथ ही, और 40 लोगों का प्रोग्राम उसने खुद हैंडल किया अकेले। तो इतना एनर्जी है उसके पास। तो एंड में हम इस सेशन को भी एंड करते हैं। कुछ लास्ट में आप कहना चाहते हैं? हम ये आरुषि जी के साथ एक सेशन में जल्दी करूंगी सो दैट उनके जो भी रहे हैं में वो साझा करेंगे, सो दैट माए जो है, माँ बनने वाली जो है, और जो माए अपने बच्चों को जबरन दूध पिला पिला के बीमार कर रही हैं, उनको एक लेसन मिले कि वो क्या कर रही हैं, जानवरों का दूध पिला, बच्चों को जानवरों का दूध पिला रही हैं और फिर वो दवाइयों पे ही लगे रहते हैं बच्चे, पूरा जीवन वो दवाइयां ही खाते रहते हैं। तो ये हम जरूर लेंगे नेक्स्ट 1-2 दिन में, जैसे ही कुछ टाइम मिलेगा। एंड में आप क्या सलाह देना चाहते हैं? कौन से फ्रूट खाएं, कैसे खाएं? आप तो कब से फ्रूटेरियन है, आप कब से फ्रूटेरियन है, कब से फ्रूट्स खा रहे हैं? मैं तो अक्टूबर 2020। तो आप अब आपने फ्रूट्स के अलावा कुछ नहीं खाते हैं, सिर्फ फ्रूट्स? हाँ, मैं फ्रूट्स ही खाता हूँ। ऐसा नहीं है कि कभी कभी कुछ किसी ओकेजन पे अलग भी खा लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम फ्रूट ही खाते हैं।
और मैं तो यही कहूँगा कि हर व्यक्ति, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं, केवल 3 दिन जो है केवल फल खा के देखिए, केवल 3 दिन विश्वास करके देखिए, और उसके बाद आप एक बिल्कुल एक नई दुनिया में पहुंच जाओगे। 3 दिन बाद आप ऐसा महसूस करोगे कि आप जब फ्रेश होने जा रहे हो, तो जो आपको आधा घंटा लग रहा था, तो वो काम आपका 10 सेकंड में हो रहा है। आपकी बॉडी पेन फ्री हो गई है, आपकी स्लीप एकदम बेटर हो गई है, आपका सोचने का तरीका बदल गया है। तो बहुत सारे इमोशनल, फिजिकल आपको उसके एस्पेक्ट देखने को मिलेंगे और बेनिफिट मिलेंगे। लेकिन आपको 3 दिन के लिए आपको खुद आगे बढ़ के आना पड़ेगा कि भाई मैं 3 दिन करके देखता हूँ। 3 दिन फल खा के देखिए, आपका जो कंपेशन जो कंडीशनिंग से ढक गया है, वो कंपेशन भी निकल के बाहर आ जाएगा, और आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान पाओगे कि एक्चुअल में आप कौन हो। जब हम फल खाते हैं ना, तो हमारा ज्यादा किसी से उलझने का भी मन नहीं करता। मतलब इतना अच्छा लाइट फील होता है, मन इतना अच्छा स्वस्थ फील करता है। इवन मैंने शायद 5-6 दिन रेगुलर मैंने फ्रूट्स खाए, मेरा बहुत अच्छा लगता था, एनर्जी इतनी अच्छी, अब थॉट्स अच्छी हो रही थी। तो ऑब्वियसली हेल्थ तो हमारी अच्छी रहेगी, हम बहुत सारी बीमारियों से भी दूर भागेंगे। तो करते रहिए। अब लोगों के सवाल थे, अब आई थिंक ऊपर चले गए हैं। अगर ले लेते हैं। मेरे पास तो किसी का कमेंट्स आई नहीं। बहुत सारे कमेंट्स। तो सर, बट कोई सिर्फ फूड खाकर कैसे जी सकता है? हाँ, खाकर ही कैसे रह सकता है? खा के हम कैसे? वो तो आपको खा के देखना पड़ेगा ना कि अभी आप ये भी तो कुक्ड फूड खा के तो आप जिंदा ही नहीं रह पा रहे हो, आप बीमार पड़ रहे हो। फूड खा के कोई कैसे रह सकता है, ये तो आपको खा के देखना पड़ेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। खाते उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि आप फूड के अलावा जो आप खा रहे हो उससे आपको तकलीफ हो रही है या नहीं हो रही है। तो हाँ, तकलीफ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कि वास्तविकता में, जैसे आज मान लो कि मुझे तकलीफ हो रही है, मेरी बॉडी में से स्मेल आ रही है, तो मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि वो आती ही है, वो मेरा ओरिजिनलिटी है, मैं उसके लिए डिओड्रेंट लगा रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ। आप जब 3 दिन फल खाओगे तो आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि आपकी बॉडी इस तरीके से डिजाइन ही नहीं है कि उसमें से स्मेल आए। तो आप वह तभी पाओगे जब आप करके देखोगे। किसने लिखा है, इंडिया में जितने सारे वीगन हैं उन्हें मिलकर एक न्यू पार्टी बना लेनी चाहिए क्लाइमेट चेंज, एनिमल क्रूल्टी के खिलाफ लड़ने के लिए। तो ऐसा कोई वोट नहीं देगा हमें। ऐसे प्लानिंग्स हम लोग कई बार सोच सकते हैं, पर आप वो है ना, कहते हैं ना कि क्रूरता हावी है। तो क्रूरता इतनी ज्यादा हावी है कि हम जैसे लोगों को कोई कोई देगा। जब हम नहीं, बहुत मैं ये मानता हूँ कि देखिए, पार्टी बनाने में कोई नुकसान नहीं है, वोट देगा नहीं देना देगा हाँ, एक बात बात की बात है। हाँ, आप हर सीट पे आदमी खड़ा कर दो, उसमें कोई ज्यादा खर्चा नहीं है। हाँ, खर्चा नहीं है। तो उसमें क्या दिक्कत है भाई, आदमी को ऑप्शन तो दो ना। मैं तो हर बार जाता हूँ तो नोटा पे वोट लगा के आता हूँ, क्योंकि मेरे को तो सारे ही जो है लोग बेईमान और करप्ट दिखते हैं। तो अभी तो वीगन तो थोड़ा ईमानदार आदमी भी नहीं दिख रहा अपने को। और बिल्कुल। सरकार कम से कम यही कर दे कि नोटा पे इतने परसेंट वोट हो जाएगा, तो फिर जो है इन जो लोग इतने लोग खड़े हैं, इनको आगे भविष्य में कभी खड़े होने को नहीं दिया जाएगा। तो बिल्कुल। आदमी के पास चॉइस ही नहीं है, नोटा का बटन लगा हुआ, फिर भी वही लोग दोबारा खड़े हो जाते हैं, वही लोग दोबारा खड़े हो जाते हैं। बिल्कुल, नोटा से क्या कोई फायदा नहीं। और हाँ। कुछ लोगों ने ऐसे बीच में किया था, उन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी, जो पशु पक्षी आंदोलन, शायद एक पार्टी बनाई थी। तो मुझे नहीं लगा उसमें कुछ खास हो पाया। अगेन वही बात है। तो नहीं देखो, मैं आपको बताऊं, कुछ लोग नहीं, आज जैसे आचार्य प्रशांत हैं, हम्म, तो आज आचार्य प्रशांत की इतनी फैन फॉलोइंग है कि वो यदि 550 लोग खड़े कर दें अलग अलग लोकसभा सीटों से, तो लोग भी खड़े हो जाएंगे। वो वहां कोई ये विवाद भी नहीं होगा कि कौन लीडर है। हम्म, तो इस टाइप का आदमी यदि जाता है, हम्म, तो वो संभव है, और फिर हमें भी लगेगा कि चलो आचार्य प्रशांत की पार्टी है तो इनको वोट दे दो, क्योंकि आपको एक कंट्रोलर दिख रहा है।
लेकिन अभी जो वीगनिज्म का आचार प्रशांत के अलावा वाला जो आंदोलन है, तो वहां पे कोई एनानिमस लीडर नहीं है। वहाँ जो है वीगन्स लोग जो है 10 मिनट भी खड़े होंगे तो हो सकता है उनका विवाद ही हो जाए आपस में, कि जो है दिल्ली से भी खड़ा होना है तो कौन खड़ा होगा, इसको लेके विवाद हो सकता है। या मतलब एक कंट्रोलिंग फिगर नहीं है यहाँ पे जिसकी सब लोग बात मान लें। तो इस टाइप के आदमी को आगे आना चाहिए, आचार प्रशांत जैसे को, जो कि यदि ऐसा कोई काम करते तो वो हो सकता है। तो अभी सिर्फ तो उनकी फैमिली राजस्थान से है, उनकी 7 पीढ़ियां जो है वो शाकाहारी है, वेजिटेरियन है। मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है, क्योंकि पहले जो मांस के लिए जो जानवर होता है उसको पहले मार दिया जाता है और गाय भैंसों को दूध लेने के बाद मार दिया जाता है। तो और वो दूध दही पनीर खिलाने के लिए तो क्या समझ जाओ। और सब वो यहाँ नहीं, और प्लस देशों विदेशों में भी भेजा जाता है उनका दूध और दूध से बनी चीजें। तो वेजिटेरियन शाकाहार मतलब फल और सब्जी, जो सिर्फ हमें माँ पृथ्वी ने जो हमें दिया है भोजन हमारे लिए, वो हमें खाना है। और हो सके तो आप फल ही खाइए। फल खाने से जो फायदे हैं वो गौरव जी ने आपको बताए हैं, इनके साथ हम और सेशंस करते रहेंगे, सो दैट हमें फल खाने के जो बेनिफिट्स हैं वो हमें मिलते रहेंगे। किसी को कोई गंभीर बीमारी है, किसी तरह का भी कोई सवाल है उसके रिगार्डिंग, तो वो डायरेक्ट गौरव जी से भी मैसेज कर सकता है या मुझे भी डीएम कर सकता है। तो अगर किसी को मेरे साथ में लाइव जुड़ना है तो आप मुझे प्लीज मैसेज करिए। सो मैं लास्ट एक क्वेश्चन कोई पूछना चाह रहा था तो उनसे ले लेती हूँ, वो मुझसे बात करना चाह रहे थे। आपकी वजह से बहुत लोगों ने एनिमल्स और दया करना शुरू कर दिया है, थैंक यू सो मच। आप भी कोशिश करते रहिए ताकि लोग कहें कि आपकी वजह से ये सब हो रहा है। चलिए, बहुत सारे, क्योंकि क्वेश्चंस है ना, ये दिखते नहीं है, जब हम इसको बंद करेंगे ना तो ये सारे क्वेश्चन, नहीं तो मैं बाद में इनको आंसर करूं, पर ये सारे क्वेश्चन में से अभी मुझे कुछ पता चला। मेरे पास तो क्या है कि क्वेश्चन जैसे ये लाइव शुरू होता है ना तो क्वेश्चन आने ही बंद हो जाते अच्छा, नहीं मेरे पास तो बहुत है, बहुत क्वेश्चन है लोगों के, बट ये कि जब इसको अभी बंद करूंगी ना तो फिर ये सारे क्वेश्चंस आप बाद में सवाल कर लेना, जो भी जब भी हम इस चार्ट को इसको बंद करेंगे ना फिर से हम इसको मुझे हैं। लगता आप है। लोग अपने क्वेश्चंस जो है डीएम में पिंकी जी को भेज दीजिए, तो नेक्स्ट सेशन में हम उनको लिख लेंगे हाँ, हम उन्हें और एड्रेस उनको कर। उनको अलग से आंसर कर ने देंगे। मुझे लिखा है कि हमें जो पीएम है वो वीगन पीएम चाहिए। तो अभी हमारे पीएम खुद शाकाहारी हैं, पर वो डेयरी इंडस्ट्री और बीफ इंडस्ट्री को बहुत प्रमोट कर रहे हैं। तो अगर वो वीगन हो भी जाएंगे मान लो, तो वीगन ऐसा होना चाहिए ना कि वो आगे रोके भी, सिर्फ वीगन। आज शाकाहारी प्रधानमंत्री होने से उन्होंने मीट की सप्लाई पे या मीट एक्सपोर्ट पे रोक तो नहीं लगा दी ना। एक्चुअली क्या होता है, ये हम लोगों का एक मानना रहता है कि पीएम के हाथ में बहुत कुछ है, वो डिसाइड कर सकता है। वो कर भी नहीं सकते। हाँ। वो डिसाइड ही नहीं कर सकते कि किस चीज़ पे रोक लगानी है। अब जैसे बीजेपी और जो है, बहुत क्लियर कट था बीजेपी का एजेंडा कि उनको मास्क की दुकानें बंद करानी थी, और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने काफ़ी काम किया। तो वहाँ कुछ ऐसा था नहीं बीजेपी में कि उनको मास्क को प्रमोट करना। लेकिन जब आप एक पीएम की सीट पे बैठे हुए हो, तो आप बहुत सारी पार्टी से फंड लेके आए हो, बहुत सारे बिजनेसेस से पैसा लेके आए हो, और आपका मेन मोटो ये रहता है कि हमें 5 साल सरवाइव करना है, सरकार चलानी है। तो जो भी जिस पे आप डिपेंड हो उसको आप मना नहीं कर सकते। तो ये तो जनता के हाथ में है कि बदलाव लेके आना है। पीएम बदलाव नहीं लाता, जितनी भी क्रांतियां होती हैं तो वो जनता बदलाव लेके आती है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री को लगातार हम लेटर लिखते हैं, उन्हें मेल करते हैं, उन्हें कहते हैं कि वो इन सब चीजों पे रोक लगाएं, बट अल्टीमेटली क्या रिजल्ट। अभी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट ने अभी लोगों को आवेदन दिया कि लीगल स्लॉटर हाउस खोल रहे हैं, उसके अगेंस्ट में लोगों ने mail डाले कि देखो, नहीं चाहते कि वो खुले।
मेल भेजे। अगेन लोग भी नहीं है ना जो इन सब चीजों को कराने के लिए खड़े हो, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो सपोर्ट में है, वो जानवरों को खा रही है या लोग नहीं हो सकता। अभी तो मतलब बहुत बेसिक लेवल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है मतलब गवर्नमेंट में। जैसे आज जो अपराधी वर्ग है उसको टिकट नहीं मिलना चाहिए, तो वहीं पे ही वो एक मत नहीं है। मतलब मान लो पहले कांग्रेस में कोई अपराधी वर्ग का व्यक्ति को टिकट मिल गया, बीजेपी में मिल गया, तो मतलब बड़ी बेसिक चीज जहाँ पे पूरी जनता भी तैयार हो जाए कि हाँ ये तो होना ही चाहिए। तो बहुत छोटी छोटी चीजों पे नहीं होगा ये मतलब और फिर समझ में आता है कि गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। क्योंकि जब हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हो आप, जब बार बार हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, तो वहां पे ये तो समझ में आता है कि आप दूध की बात करोगे, लेकिन जब आप नॉनवेज की भी बात करने लगते हो, जब मांस को भी आप निर्यात कर ही रहे हो, मांस निर्यात में भी इंडिया नंबर 1 नंबर 2 चल रहा है, नंबर तो 1। फिर समझ में आता है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। ये तो केवल वोट मांगने के लिए आप हिंदू की बात करने लगते हो या किसी और चीज की बात करने लगते हो। जो चल रहा है वैसे ही चल रहा है, आपने बदलाव क्या लेके आए हो आप चलो ठीक है, आप नॉनवेज भी बंद नहीं कराते, आप शराब भी बंद करवाए थे, तो आप तो शराब भी बंद नहीं करवा पाए। दिल्ली में शराब बंद करवाए थे, अब दिल्ली में बीजेपी की गवर्नमेंट है, करवा दो बंद। तो शराब बंद करेंगे तो फिर पैसा जो गवर्नमेंट को तो जो मैं तो फिर हम ये एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे ना कि आपको अपने गवर्नमेंट एंड से कुछ अच्छा काम करना है। वो तो जनता को, यदि शराब नहीं पीना तो जनता को ही सोचना है कि हमें ये काम नहीं करना। गवर्नमेंट से आप एक्सपेक्टेशन नहीं करो। तो सब लोगों को खुद से ही बदलाव लाना है, उन्हें खुद से ही सोचना है कि उनके लिए क्या सही है क्या गलत है। हम हर बात पे हम गवर्नमेंट को भी ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि उनके हाथ में कुछ है ही नहीं। उन्होंने पैसा लेना है, और वो जो सरकारें हैं वो इंसानों की सरकारें हैं, वो जानवरों की सरकारें नहीं हैं। तो वो जानवरों के लिए कुछ करेंगी ऐसा कोई भी दूर दूर तक कोई चांस नहीं है। तो चलिए इस सेशन को बंद करते हैं। किसी के भी कोई सवाल होंगे आप प्लीज मुझे डीएम करिए, या इसी सेशन में जो मैं इसको शेयर करूंगी उसमें आप करें, सो दैट हम सबको उसके आंसर कर सके। तो गौरव जी जल्दी मिलते हैं आपसे कुछ नए टॉपिक्स के साथ में। मैं आपकी बुक है उसमें से कुछ टॉपिक्स मैं लेकर आऊंगी, और वो उसमें बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, मैं चाहती हूँ कि वो भी हम डिस्कस करें। तो नेक्स्ट कमिंग डेज में हम इस सेशन को कल या परसों में फिर से लेते हैं। ठीक है। थैंक यू थैंक यू सो पिंकी जी, थैंक यू। मच।